अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सोचना होगा और मैं हूं डॉक्टर सजाद बुखारी। नाज़रीन, कश्मीर की बदलती हुई सूरत हाल और कश्मीर में होने वाले मजालिम, आज भी 5 निहत्ते कश्मीरियों को शहीद कर दिया गया भारतीय फोर्सेस की जानिब से। और बुरहान वानी की शहादत, जिसने जिद्दोजहद आज़ादी में न सिर्फ नई रूह फूंकी बल्कि आज मजालिम के सिलसिले में तेज़ी की एक बहुत बड़ी वजह इस जिद्दोजहद आज़ादी की नई जो एक तवाना जो एक सोच है, जो कि वहाँ की यूथ और बिलखुसूस जो ख़वातीन स्टूडेंट्स बच्चियाँ हैं उनमें भी ये परवरिश पा रही है। और हमने ये देखा कि बुरहान वानी एक सिंबॉलिकल यानी एक सिंबल के तहत सामने आए और उन्होंने पूरी जो जिद्दोजहद आज़ादी में जो नौजवान हैं उनके लिए एक मिसाल कायम की। और न सिर्फ वो फेसबुक फ़ाइटर रहे बल्कि उन्होंने सोशल मीडिया फ़ाइटर के साथ साथ जो मसाइल थे वादी के अंदर और जो मजालिम थे, चाहे वो पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत किए जाएँ या दीगर जो गैर कानूनी और काले कवानीन उसके तहत किए जाएँ, उसको उजागर किया, पूरी दुनिया को बताया। ये तमाम तर हक़ाइक़ को देकर भारत ने एक साजिश के तहत उसे कत्ल किया। और आज भी वही मजालिम का सिलसिला जारी है। लॉकडाउन है, मुकम्मल तौर पर वादी में जो है वो कर्फ्यू का नफाज आपको दिखाई देगा। पूरी वादी में इंटरनेट सर्विस जो है वो मुअत्तल है। बहुत बड़ा तनाज़ा है कश्मीर का, जिसको हल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मशरिक़ वस्ता और कश्मीर में जब तक क़याम अमन नहीं आएगा, पूरी दुनिया जो है वो अमन का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर होते हुए नहीं देख सकती। ये पाकिस्तान का मौक़िफ़ है। और दूसरी जानिब अफ़गानिस्तान पर भी हम बात करेंगे। अफ़गानिस्तान से 90% विड्रॉल मुकम्मल हो चुका है और इसके साथ साथ अब हम ये भी देख रहे हैं कि तालिबान बड़ी तेज़ी से वो हमलावर हो रहे हैं और कई सूबों पर कब्ज़े की इतलात हम तक मौसूल हुई हैं और मीडिया के ज़रिए इतलात महसूस हुई हैं। लेकिन दूसरी जानिब अफ़गान फोर्सेस भी ये दावा कर रही हैं कि उन्होंने जिन इलाकों को कंट्रोल में तालिबान ने लिया था उनको वापस लेने में कामयाब हो चुके हैं। अब हालात क्या हैं कश्मीर और अफ़गानिस्तान, क्योंकि ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और अमेरिका फ़रीक बना हुआ है। क्योंकि अमेरिका का फ़रीक बनना एक तरफ अक़वाम मुत्तहिदा की जो सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशंस है उसके तहत है, और दूसरा अफ़गानिस्तान के अंदर जो अब विड्रॉल है और उसके बाद इस खित्ते के अंदर जो तबाही है, इसका ज़िम्मेदार कहें या इसका फ़रीक कहें या अमेरिका है, उसको आज ज़ेर बहस लाएंगे। अपने मेहमानों का तारुफ़ करवाते चलें। हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में सईद खालिद साहब, किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं, फॉर्मर एम्बेसडर हैं। सईद खालिद साहब, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। इरशाद महमूद साहब भी किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं, तज्ज़ियाकार हैं कश्मीर उमूर पर और इसके अलावा राइटर हैं, लिखते भी हैं, कॉलमनिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया इरशाद महमूद साहब। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड ग़ुलाम मुस्तफ़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, किसी तारुफ़ के आप भी मोहताज नहीं हैं, ख़ुद इन चीज़ों को बहुत बारीक बीनी से देखते हैं। जंग का आप ख़ुद हिस्सा रहे हैं, आपने सफ़े अव्वल पर जो है वो लड़े भी हैं और मामलात को बारीक बीनी से न सिर्फ देखते हैं बल्कि कश्मीर का जो मसला है उसके हल पे आपके जो आर्गूमेंट्स होते हैं वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा सूदमंद साबित होते हैं। जनरल साहब, बहुत शुक्रिया आपका। जनरल साहब से ही गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। जनरल साहब, बुरहान वानी की जो शहादत है उसको 4 साल मुकम्मल हो चुके हैं, आज बरसी मनाई जा रही है। वादी की सूरत हाल आपके सामने है, आज भी सब अच्छा का राग अलापा जा रहा है और भारत का मीडिया आज भी बुरहान वानी के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है वो हक़ाइक़ के बिल्कुल बरक्स हैं। दुनिया की आंखों में इतनी आसानी से धूल झोंकना भारत के लिए क्या आसान हो गया? देखिए, धूल झोंकना आसान तो नहीं हो गया, इसको जिस तरह देखना चाहती है तो ये जो भारत के मालिक हैं, लीडरशिप है, उसको कैसे मसला ये है कि कश्मीरियों ने शुरू नहीं, ये जारी है और गुज़श्ता अगर एक साल तो भी आपको पता चले कि कश्मीरियों ने अब से इस वादी को एक नया रंग दिया है, बल्कि कश्मीरियत और जद्दोजहद आज़ादी एक सिनोनिमस बन। जब आप कश्मीर की बात करते हैं, दोनों को मिलाते हैं तो फिर आपको जद्दोजहद आज़ादी और बुरहान वानी ने एक नई जहद दी है, जिंदगी दी। देखिए, इससे जो भारत ने जो कुछ किया है, भारत के शायद इसको पूरी तरह भी उन्होंने जो हम बच्चे थे उनको यहाँ से उठाकर लेकिन ट्रेनिंग कैंप के बाहर जाकर कैद कर रखा है और उनको सो कॉल्ड रीट्रेन कर रखा है। वो भारत के अलावा राग कर वो उनकी तादाद तक पहुंच हुई है। तो भी भारत की के खिलाफ
जनरल साहब अगर आप तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है, मैं आपसे दोबारा जो है यही सवाल करूंगा क्योंकि आपकी आवाज़ जो है वो हम तक प्रॉपर नहीं आ रही है। सईद खालिद साहब, जिस तरह जनरल साहब की जितनी बात मुझे समझ में आई है कि जिद्दोजहद आज़ादी के हवाले से और ख़ास तौर पर बुरहान वानी जो है उनकी जो काविशें हैं और ख़ास तौर पर निहत्ते कश्मीरियों के जो मजालिम उजागर करने में पूरी दुनिया की उन्होंने आंखें खोलने की कोशिश की है, आज यही बौखलाहट 5 कश्मीरियों की जान ले गई कश्मीर में, क्या कहेंगे आप? डॉक्टर साहब, यानी अगर आप देखें पिछले 5 साल, उससे पहले और आप ओरिजिन तक चले जाएं तो दो चीज़ें हैं नुमायां। एक तो ये है कि भारत ने ताकत का बेदरेग इस्तेमाल किया है और वो इस्तेमाल जो है और फोर्सेस की जो प्रेजेंस है वो बढ़ती जाती है वक्त जैसे जैसे गुजरता है, और उनके जो मेथड्स हैं, जो इन ह्यूमन मेथड्स जो हैं टॉर्चर के और यानी ऑल एवरीथिंग अगेंस्ट ह्यूमन राइट्स, वो भी बढ़ते जा रहे हैं। दूसरी तरफ कश्मीरी जो हैं उनकी जो जद्दोजहद है उसमें कतन कमी नहीं आ रही। ये उनको बार बार बरगलाते हैं, धोखा देते हैं, और जब और कुछ नहीं हुआ तो फिर कहते हैं कि अच्छा ये आदमी जो है ये राइज कर रहा है, ये शायद लीड करेगा तो इसको मार दो। लेकिन ये नहीं समझते, ना मेरा ख्याल समझेंगे कि एक ऐसे आदमी को मारने से 1000 और वानी जो हैं वो। अच्छा सईद खालिद साहब, ये भी बताइएगा सिफारती तौर पर कितनी कामयाबियां हम समेट सके हैं बुरहान वानी की शहादत को लेके, और बुरहान वानी के साथ जो मजालिम और जो जुल्म ढाया गया वादी के अंदर, आसिया अंदराबी और दीगर जो इस वक्त कैद में हैं, हुर्रियत रहनुमा, इन की जो कैद है, सिफारती तौर पर हम इस मसले को उजागर करने में कितना कामयाब हुए हैं? ये हमारी यानी जो डिप्लोमेसी जो है, हमारी फॉरेन पॉलिसी जो है, उसका ये एक मेरा ख्याल है कि सबसे बड़ा जो है वो एम यही है कि कश्मीर की जो है कॉज जो है उसको सपोर्ट करना है। सब इंटरनेशनल फोरा में, मीडिया में और डिप्लोमेटिकली ऑफिशियल लेवल पे, सिविल सोसाइटी में, हर लेवल पे और हर जगह पे पाकिस्तान की जो डिप्लोमेटिक सर्विस है, जो हमारी प्रेजेंस है बाहर दुनिया में जो है, और फिर यहाँ से वज़ीर आज़म ख़ुद करते हैं, वज़ीर ख़ारजा ख़ुद करते हैं, तो ये एक बहुत ही कॉम्प्रीहेंसिव एफर्ट है। बिल्कुल ठीक है। इरशाद महमूद साहब, क्योंकि मैंने जनरल साहब की तरफ भी जाने, और जनरल साहब ख़ासतौर पर बुरहान वानी की शहादत को जो है ना वो उसका जिक्र भी कर रहे थे और उसकी बौखलाहट भारत की वजूहात बयान कर रहे थे, हम उनकी तरफ भी बढ़ेंगे। ये बताइएगा कि ख़ुद कश्मीरी, ख़ास तौर पर कलमकारों की बात करूँ, लिखारियों की बात करूँ, मीडिया पर्सनस की बात करूँ, वहाँ के सोशल एक्टिविस्ट की, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट की, कितना उन्होंने बुरहान वानी की शहादत से वो इंस्पायर हुए हैं, या बुरहान वानी की शहादत के बाद उन्होंने उसको प्रॉपर फॉलो किया है और उनको एक मिसाल के तौर पर जो है पेश करने में जो है वो कामयाब हुए हैं? देखिए, बुरहान वानी जो है वो एक आइकॉनिक पर्सनालिटी बन गए हैं कश्मीर के अंदर, एक अलामती किस्म की शख्सियत बन गए हैं। वो कोई उस तरह से फील्ड के कमांडर नहीं थे, जैसे आपने ख़ुद भी बात की थी। वो एक पोस्टर बॉय के तौर पे और एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट के तौर पे मर्ज हुए कश्मीर के जो पॉलिटिकल सीन है, और फिर उन्होंने यूथ को बहुत इंस्पायर किया, यंग लोगों को इंस्पायर किया। और जब उनकी शहादत हो गई तो हमने देखा कि तकरीबन 2.5-3 लाख लोगों ने उनका जनाजा पढ़ा, एक बार नहीं पढ़ा, बार बार पढ़ा, और फिर कहीं दिनों तक बेशुमार लोग जो है उनकी फैमिली को मिलने जाते रहे। बुरहान वानी के ऊपर मेरा ज़ाती ये ख्याल है कि जितना लिखा गया और जितना बोला गया, कश्मीर की गुज़श्ता जो 25-30 साल की जो ये तारीख़ है, असरी तारीख़ जो है, बेशुमार लोग इसमें शहीद हुए हैं। आपको पता है कि 80-90 हज़ार लोगों की एक पूरी लंबी दास्तान है जो इसमें कुर्बान हुए, लेकिन इतना किसी एक शख्स के ऊपर नहीं लिखा गया। इंटरनेशनल इदारों ने लिखा, बेशुमार लोगों ने ये खोज लगाने की कोशिश की कि एक ऐसा शख्स कि जिसके वालिदैन खुशहाल हैं, एजुकेटेड हैं, अच्छे घराने से ताल्लुक़ रखते हैं, और वो ख़ुद भी पढ़ा लिखा है, वो कोई आप नहीं समझते इरशाद महमूद साहब, क्योंकि मैं जनरल साहब की तरफ बढ़ूंगा, कि ख़वातीन जो स्टूडेंट्स थी वो भी मैदान में उतर कर आई, और इसकी एक बहुत बड़ी वजह जो है वो कश्मीरी जो है वो बुरहान वानी की शहादत करार दे रहे हैं। देखिए, कश्मीर में रिप्रेशन का ऐसा लेवल है कि जिसकी दुनिया में बहुत कम मिसाल मिलती है। एक तो फ़ौजों का वहाँ बहुत ज़्यादा जमाव है, इज्तमा है। दूसरा ये कि वो छोटा सा इलाका है,
और उस छोटे से इलाके के अंदर ये बहुत सारे इंटरनेशनल इदारों ने कहा है कि हर 10 बंदों के ऊपर एक फ़ौजी तैनात है। तो इतना ज़्यादा जब फ़ौज की कंसंट्रेशन होती है तो रिप्रेशन का लेवल बहुत बढ़ जाता है। जब रिप्रेशन का लेवल बढ़ता है तो फिर पूरी आबादी जो है ना रिवोल्ट करती है। उसमें यंग लोग भी हैं, औरतें भी हैं। हमने देखा सोपुर कॉलेज में, बारामूला कॉलेज में बेशुमार जगह पे औरतों ने, और फिर ये कि इस पर तो बहुत सारी किताबें छप चुकी हैं, लिटरेचर छप चुका है कि औरतें किस तरीके से उन्होंने इस रेजिस्टेंस में अपना रोल अदा किया और उन्होंने मर्दों को इनकरेज किया है, इंस्पायर किया है कि वो लीडिंग रोल अदा करें। अगर जहाँ कहीं भी मर्द हमने देखा है कि वो पीछे हो रहे थे। फिर दूसरा एक दो बातें मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि कश्मीर में के कल्चर में अनलाइक पाकिस्तान और दूसरी मुस्लिम दुनिया की खवातीन जो है वो बहुत वाइब्रेंट सोसाइटी का हिस्सा होती हैं, वो एजुकेटेड होती हैं। अगर आप हजरत बेल का देखें, जामिया मस्जिद का देखें, तो जब भी उनके ईद के इज्तिमात होते हैं या रमज़ान के अंदर जुमतुल विदा होता है तो आप देखेंगे कि 50% से ज्यादा औरतें वहां बैठी होती हैं। खवातीन जो है उनका बड़ा अहम जलसों में जाती हैं, प्रोग्रामात में जाती हैं। जनरल साहब आपकी तरफ आऊंगा। एपीसी बुलाई गई, उसमें नाकामी का सामना हुआ। उसके बाद हमने ये देखा कि बैनुल अक़वामी सतह पर बैनुल अक़वामी जरीदे जो है वो भी मसला कश्मीर और जो ये इंटेग्रिटी और अपनी सॉवरेनिटी के दावेदारी का जो बार बार जिक्र कर रहे थे, उसका न सिर्फ कलई खुल गई बल्कि पूरी दुनिया ने इस टेरिटरी को एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी करार दिया और कश्मीरियों के हक के खुद इरादियत इस्तिस्वाब राय की बात की। उसके बाद एपीसी बुलाई गई, वो भी नाकाम हुई। आर्टिकल 370 पर बहस शुरू हुई। क्या कहते हैं कि ये नाकामी है नरेंद्र मोदी की और अब वो पसपाई इख्तियार कर रहे हैं? नहीं, मैं नहीं समझता कि नरेंद्र मोदी या किसी और भी भारतीय हुकूमत को इससे पीछे हटने की इजाजत दी जाएगी वहां पर। वो इसलिए कि ये उनका लॉन्ग टर्म एजेंडा है, आज की बात नहीं है ये जी। जब से पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया है और जब से हमने ये देखा कि इंतहाई मक्कारी के साथ, धोखाधड़ी के साथ कश्मीर भारत को दिया गया, तो उस वक्त से लेके आज तक भारत अपने मकासद से पीछे नहीं हटा। और ये देख लिए कि भारत वो इजराइल के बाद दूसरा बड़ा मुल्क है जो वो लगातार अपने रकबे में इजाफा करते जा रहा है। और उनका ख्याल ये है कि जिस तरीके से 6 नवंबर 1947 को उन्होंने जम्मू में 1 लाख से ज्यादा मुसलमानों को शहीद करके वहां का टोटल नक्शा तब्दील कर दिया था और हिंदुओं को वहां पर मेजोरिटी दे दी गई थी, उनके ख्याल ये कि यही कुछ वो दोहराएंगे यहाँ पर। इसीलिए तकरीबन 9 लाख से ज्यादा जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, फौज है, वहां मौजूद है और 80 लाख कश्मीरियों को वो भी मुक़य्यद करने में नाकाम रहे हैं। ठीक। दूसरा उनका ख्याल ये था कि जो रफाई तौर पर अगर इनको हम तनहा कर दें और इनको इस तरीके से आइसोलेट कर दें तो शायद ये अपना सर झुका देंगे। वो देखिए, तखय्युल को कैद करना तो किसी के बस में नहीं है और कश्मीरी अपने जहन में आज़ाद हैं। वो अब जोग्राफिया की आज़ादी का रह गया है, उसमें भी भारत अभी तक ये बात नहीं समझ सका कि अब नकेल भारत की उन कश्मीरियों के हाथ में है जो वहां पर कैद कर दिए गए सो कॉल्ड। ठीक है। अच्छा जनरल साहब, मैं आपकी गुफ्तगू को यहीं से जोड़ना चाहूंगा। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है। नाज़रीन यहाँ लेंगे एक मुख्तसर सा ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, हय्य अलस्सलाह,
वेलकम बैक नाज़रीन। हम गुफ्तगू कर रहे हैं मसला कश्मीर, बुरहान वानी की शहादत और उसके बाद जद्दोजहद आज़ादी को एक नई तवानाई बख्शने और नई रूप फूंकने वाली ये शख्सियत, जिसमें माशरे में न सिर्फ पजीराई हासिल की बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पर एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, एक फेसबुक फाइटर, जो कि एक ऐसे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता था जो माली तौर पर भी बहुत अच्छे थे और फाइनेंशियल कोई इशूज़ भी उनको नहीं थे, और लेकिन जद्दोजहद आज़ादी में जिस तरह तवानाई के साथ और जिस तरह यूथ को उसने शामिल किया और इंस्पायर किया, ऐसे लोगों को भी इंस्पायर किया जो घरों में बैठे हुए थे, और जद्दोजहद आज़ादी का मकसद उनको बताया, पूरी दुनिया को बताया और यूथ का कंट्रीब्यूशन भी बताया। जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब से हम गुफ्तगू कर रहे थे। जनरल साहब, मैं आप अपनी गुफ्तगू को भी कंटिन्यू कीजिएगा और साथ में ये भी बताइएगा कि जैसा कि आपने कहा कि वो 1 इंच भी पीछे नहीं हटा। हमारा मौक़िफ़ ये है कि आर्टिकल 370 और 35A जो रिवोक किया गया उसको अपनी असल शक्ल में बहाल करे, कश्मीर की हैसियत को अपनी शक्ल में बहाल करने के बाद ही मुज़ाकरात आगे हो सकते हैं। तो अगर वो 1 इंच भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं होगा मोदी, और आपने कहा कि ये उनकी तवीलुल मुद्दती पॉलिसी है, हमारी हिकमत अमली कितनी मौसर है सर? देखिए, एज ऑफ नाउ तो पाकिस्तान सिर्फ डिप्लोमेटिकली बहुत एक्टिव है और उसमें कहीं झोल जरूर है, लेकिन कोशिश पाकिस्तान की यही है, स्टार्टिंग विद द प्राइम मिनिस्टर, कि हम इस मसले को इतना उजागर कर दें, सारी दुनिया के दिमाग में बिठा दें, जहाँ पे सिविल सोसाइटीज इंटरनेशनली और जो उनका एकेडेमिया है वो उठाए इस बात को, जिस वजह से प्रेशर डेवलप होगा। और देखिए, जिस के से भी आपने देखा पिछले दिनों जब फलस्तीन पे ये मसला बना था, तो वहाँ पे जो लोकल सिविल अथॉरिटी थी, सिविल लोग थे, वो बाहर निकले, उन्होंने अपनी हुकूमतों को मजबूर किया, और ये वही सिलसिला पाकिस्तान भी करने की कोशिश में है। अल्लाह करे हम कामयाब हों, क्योंकि हुकूमतें, देखिए हुकूमतों की जो पॉलिसीज हैं वो बड़ी वाजे हैं वहां पर, और ये अमेरिका की मैं बात कर रहा हूँ, बरतानिया की बात कर रहा हूँ, फ्रांस की मैं बात कर रहा हूँ, और दूसरे जो मगरबी ममालिक उनकी बात कर रहा हूँ, को उनको भारत के साथ जो लिंक्स हैं या उनके साथ जो उनकी जो मफादात वाबस्ता है वो शॉर्ट टर्म नहीं है। वो भारत को एक ऐसे साथी के तौर पर देख रहे हैं जो खिते में उनके मफादात को आगे बढ़ाएगा, और भारत को इस लेवल पर लाने चाहते हैं जहां पर वो इस खिते में नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर, यानी कि वो इस खिते में चौधरी बनाने चाहते हैं। तो इसलिए वो भारत के तमाम जो मजालिम हैं उनको फिलहाल तो नजरअंदाज किए हुए हैं, लेकिन ये ज्यादा देर तक सिलसिला चल नहीं सकता। इसलिए नहीं चल सकता कि अब 9 लाख फौजी तो ऑलरेडी कश्मीरियों ने कैद कर रखे हैं, और भारत की कमर आज नहीं कल इसी वजन से टूटना शुरू हो जाएगी। और मैं बारहा इस बात का इजहार कर रहा हूँ कि कश्मीरी तो अपने जेहन में आज़ाद हैं, कश्मीर की जोग्राफिया की बात अलहदा है, और अब सूरत हाल वहां पहुंचती जा रही है कि कश्मीरी अगर इजाजत देंगे तो भारत आज़ाद होगा, और अगर कश्मीरियों ने बजोर शमशीर कश्मीर से भारत से अपने हकूक मनवाए तो फिर भारत के हिस्से बखरे होने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। बहुत ही खास बात की की आपने, बहुत ही अहम बात जी, है। क्योंकि ये जो तहरीकें वहां पर 26-27 तहरीकें हैं, बड़े जोर से वो वहां पर भी जारी हैं, तो वो भी कश्मीरी की तरफ देख रही हैं, कश्मीरियों की तरफ देख रही हैं, क्योंकि कश्मीरियों ने ये जो हक जिसकी आप बात कर रहे हैं ना, इतनी आसानी से को नहीं दिया गया था। ये 13 जुलाई 1931 को 33 बहादुरों ने एक अजान की कंपटीशन में अपनी शहादत पाई थी, तो उसके बाद जो हंगामे फूट पड़े पूरे वादी में और इर्द गिर्द के इलाकों में, उसके बाद उनको यह हक दिया गया था, ठीक और है, बरतानवी हुकूमत ने हक दिया था उसको। तो इसलिए इंडिया ने यह हक उनसे छीन तो लिया है, लेकिन ज्यादा देर चल नहीं सकता, क्योंकि मैं पहले ही बात करूं, कश्मीर, कश्मीरियत और जो जद्दोजहद आजादी ये आज से नहीं है, ये बहुत अरसे से जारी है, और कभी एक ताकत के खिलाफ कभी दूसरी ताकत के खिलाफ। तो अब तो वक्त आता जा रहा है कि जब कश्मीरियों को उनकी हक खुदरादियत देना ही भारत के लिए बेहतर होगा, वरना हालात बहुत मुख्तलिफ होंगे इस खत्ते के। ठीक है, ठीक है क्योंकि जनरल यहाँ पर साहब, देखिए 2 एटमी ताकत तो हम हैं, ठीक है, साथ अमरीका वैसे मौजूद है, बरतानिया, फ्रांस, चीन एक तरफ, रूस एक तरफ, और इसराइल भी मौजूद है बाकायदा इस खत्ते में। तो तमाम एटमी ताकतें इस वक्त यहाँ मौजूद हैं, और अगर कहीं किसी से मिस एडवेंचर हुआ, ये से निकले, तो फिर दुनिया को अपनी खैर मनानी चाहिए, ठीक है, हमारा ठीक जो है। होगा वो बात की ये आपने एक जो बड़ा अहम नुक्ता आपने पॉइंट रेज किया है सईद खालिद साहब, कि इतना आसान न ले हिंदुस्तान कि कश्मीरी जो है उन्होंने फैसला कर दिया। 1931 का हवाला भी देते हुए जनरल साहब ने ये सारी बात की कि कहीं ऐसा ना हो कि भारत जो है उसे भीख मांगनी पड़े कश्मीरियों से कि आप अभी हमें आज़ादी दें, हम आज़ाद नहीं हैं।
क्योंकि ये जो तहरीकें, जो 27 आज़ादी पसंद तहरीकें हैं, जो छुटकारा चाहती हैं, उन मजालिम से छुटकारा चाहती हैं, डिस्क्रिमिनेशन से छुटकारा चाहती हैं, भारत के काबिज़ीन से जो है वो, जो उनकी फोर्सेस से जो है वो निजात चाहती हैं, फिर जब कश्मीरी भी जो है उसके साथ शामिल हो जाएंगे, तो आप नहीं समझते कि होश के नाखून लेने होंगे भारत को और इस मसले को हल करना होगा, वरना बात बहुत आगे बढ़ जाएगी? मैं आपको ना जल्दी जल्दी बताऊंगा कि जब ये 2019 में जब ये इन्होंने एक्शन लिया है 5 अगस्त को, तो उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप से सवाल किया गया कि जी ये कश्मीर में हालात बहुत ख़राब हैं, तो आप क्या कर रहे हैं उस बारे में। जी। तो वो चूँकि ट्रंप तो एक मतलब कोई सियासतदान नहीं है, वो बाज़ औक़ात खुल के बात कर देता। उसने कहा कि मोदी ने मुझे बताया है कि वो हालात उसके कंट्रोल में हैं। ये यानी अमेरिका का सदर कह रहा है, वो ये नहीं कह रहा है कि वहाँ पे इंसानी हकूक़ की क्या हो रही है या वहाँ पे क्या किस किस्म के यानी तशद्दुद हो रहा है, मारा जा रहा है। कहता है नहीं, मोदी ने मुझे कहा है कि हालात उसके काबू में हैं। अब अभी क्या हो रहा है, जिस दिन ये ऐलान हुआ कि ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस होगी, तो इंडियन मीडिया में सबसे ज़्यादा जो जिक्र हुआ वो इस बात का था कि ये बाइडन के कहने पे हो रहा है। ये नहीं है कि मोदी ने पॉलिसी चेंज कर ली है या बीजेपी ने पॉलिसी चेंज कर ली है, लेकिन इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट बदल गया है। और वाशिंगटन, ये सारे इंडियन अखबारों ने लिखा है कि वाशिंगटन के प्रेशर की वजह से ये अब इस किस्म की एक्टिविटी। अफ़गानिस्तान में अपनी चीज़ें मनवाई गई अमेरिका से, आपको भी इस बारे में पता है, इतलात हम तक भी मौसूल हुई हैं कि अफ़गान का जो हुकूमत है उसने भी बहुत सारी अपनी चीज़ें मनवाई हैं। पूरी दुनिया में जो है ये एक अटल हकीकत है जिससे हम चश्म पोशी कर रहे हैं या नज़रें चुराने की बात कर रहे हैं, या आप ये समझते हैं कि हमने इस तरह कोई डिप्लोमेसी की है या ऐसी कोशिश की है? अफ़गानिस्तान से विड्राल, पाकिस्तान की मदद, तालिबान को ला के बिठाना और मसला कश्मीर को इसके साथ मशरूत कर देना, क्या ये टाइमिंग अच्छी थी या अच्छी है, या आगे हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं? नहीं, आप क्या मतलब, मैं समझा नहीं हूँ कि कैसे क्या इसको कश्मीर के साथ अफगानिस्तान के विड्राल में मसला कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक उस पर अमल दरामद, उस केस को टेकअप करना और दुनिया का प्रेशर लाना कि अफगानिस्तान में भी पाकिस्तान इतनी मदद कर रहा है और खित्ते में उसका एक बड़ा एक अहम इशू है, हम उसको अपनी शारक समझते हैं कश्मीर को, तो इस पर अमेरिका के साथ बात नहीं हो सकती? ये तो वक्त बताएगा ना, क्योंकि अभी जो हुकूमत आई है अमेरिका में, कोई 5 महीने पुरानी या 6 महीने पुरानी है, तो इन्होंने यानी ना सिर्फ ये कि ट्रंप के प्लान को इन्होंने ओन किया है, बल्कि उसको एक्सेलरेट किया है, जिसकी वजह से अफ़गानिस्तान में और अफ़गानिस्तान के इर्द गिर्द जो है वो एक तरह की यानी पैनिक फैल गया हुआ है। तो इस वक्त हमारे लिए सबसे जो यानी इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि इस सिचुएशन से कैसे हम डील करें। ठीक है। तो मुझे नहीं ये समझ आ रही है कि हम हाँ, ये बात अलग है कि वाशिंगटन जो है वो अमेरिका को बता सकता है कि भाई अभी हमें पाकिस्तान की ज़रूरत है। यस, आज भी उनके तर्जुमान ने ये आज भी बात की है कि हमें पाकिस्तान की ज़रूरत पड़ेगी अफगानिस्तान के। असल बात ये है कि 2004 में जब हुए थे मुज़ाकरात कश्मीर के बारे में, जो भी फार्मूले बने थे, वो भी अमेरिका को ज़रूरत थी पाकिस्तान की अफगानिस्तान में। 2001 से लेके बहुत सख्त उनका था पाकिस्तान के साथ जो डिपेंडेंस थी, तो उन्होंने हिंदुस्तान से उस वक्त भी कहा, और आज 20 साल बाद भी वही सिचुएशन आ गई है कि अमेरिका भारत को कह रहा है कि भाई हमें पाकिस्तान की कोऑपरेशन चाहिए। इरशाद महमूद साहब, आप भी समझ गए होंगे, जनरल साहब से भी मेरी बात और सईद खालिद साहब ने भी अभी इस चीज़ की वजाहत पेश कर दी कि हम अमेरिका को इस चीज़ का बावर करवाना चाहते हैं। ब्रिटिश बरतानिया के जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, आपने देखा कि 10 से ज़्यादा पार्लियामेंटेरियंस ने घंटों इस पर बहस की, मसला कश्मीर को तिजारत के साथ मशरूत कर दिया भारत के साथ, यानी वो उस पर देखा जाएगा, उस पर जो ख़ास तौर पर इंसानी हुकूक़ की पामालियाँ उसको देखा जाएगा। अमेरिका जो है वो भी इस वक्त पाकिस्तान की मदद उसको चाहिए। हम ये नहीं कहते कि कुछ ले कुछ दे, लेकिन हमारा एक राइट है, हम ये एक बात करते हैं कि कश्मीरियों का राइट है कि उनको उनकी मर्जी से इस्तिस्वाबी राय है, उनको उनका सेल्फ डिफेंस है, उनको उनकी आज़ादी का हक है, पूरा उनको जीने का हक है। तो हम अमेरिका को कहें कि जी हम इतनी मदद कर रहे हैं, हम पहले भी करते रहें, इस मसले को टेकअप करें।
आपने बड़ी अच्छी बात की है। अमेरिका को पहले भी कहा है, बार बार कहा है, और मैं 1990 से कश्मीर की तहरीक को बड़ा इंटेंसली फॉलो करता हूँ। शायद कोई ऐसी एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है जिसको हमने ये नहीं कहा हो कि आप सालसी करें, और एक बार नहीं दर्जनों बार का, जब भी हमारे कोई प्राइम मिनिस्टर जाते हैं वहाँ, लेकिन मसला ये है कि ना वो सालसी करते हैं। उनका बड़ा वाज़े टिल्ट जो है वो हिंदुस्तान की तरफ है। हिंदुस्तान जो है ना, नेक्स्ट जो अपकमिंग कोल्ड वार है उसमें उनका अलाई है, और वो उसके साथ ही चलेंगे, उनका स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। हमारी जो रिलेशनशिप उनके साथ है वो एक वक्ती तौर पे तो उसमें भी अप्स एंड डाउन आते रहते हैं। अफगानिस्तान एक बड़ा कंसर्न है, कुछ सिक्योरिटी के मामला आते हैं, लेकिन वो ऐसी नहीं है कि वो हिंदुस्तान को छोड़ के हमारे साथ कश्मीर के मसले के हल के लिए कुछ कोशिश करना शुरू कर दें। मैं समझता हूँ कि कश्मीर के ऊपर जो है पाकिस्तान को जो अपनी डिप्लोमेसी जो वो कर रहा है वो करते रहना चाहिए, लेकिन असल बात यह है कि कश्मीर के अंदर कितनी मूवमेंट है, कितनी स्ट्रांग है, लोगों का क्या रिस्पांस है, और फिर पाकिस्तान के लोगों को कश्मीर के साथ जो है कंसिस्टेंसी के साथ खड़ा होना चाहिए। सीज़ फायर हुआ तो हम समझते थे कि सीज़ फायर के बाद जो है शायद कोई ऐसी बैक चैनल में कोई ऐसी अंडरस्टैंडिंग दोनों मुल्कों के दरमियान होगी कि कुछ CBMs नए होंगे और कश्मीर के अंदर कश्मीरियों को कुछ नई राहत मिलेगी, कुछ हालात वहाँ बेहतर होंगे। लेकिन जो फैक्ट्स और फिगर्स छपे हैं वो ये बताते हैं कि पिछले जनवरी से लेके जून तक, कोई जुलाई तक, ये कोई 100 के करीब जो है लोग मारे जा चुके हैं, जिनमें से बहुत सारे इंडियन फोर्सेस के लोग भी हैं, अस्करियत पसंद भी हैं, आम शहरी भी हैं। इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि वो वायलेंस का जो लेवल है वो किस कदर है। तो कश्मीर में जो मूवमेंट है उसको तो सस्टेन ये कराने, DGMOs का जो हॉटलाइन पर राब्ता हुआ था, यकीन दहानी करवाई गई थी, सीज फायर पर इत्तेफाक राय पाया गया था, तो क्या ये डाइवर्जन थी या आप समझते हैं कि तवज्जो हटाने की, कि तवज्जो हटाओ, इंडिया एक पॉलिसी और इस गेम थी? आपने एक बड़ा मैं समझता क्रिटिकल क्वेश्चन किया। देखिए, सीज फायर एक बड़ा अच्छी इनिशिएटिव था, हम सब ने उसको बहुत अप्रिशिएट किया, लेकिन उसके नतीजे में सीज फायर कोई एंड ऑफ द गेम नहीं है। उसके बाद फॉलो अप में कुछ स्टेप्स हमें चाहिए थे। नहीं तो उसके बाद पॉजिटिव डेवलपमेंट होती है ना सर। कश्मीर के अंदर ह्यूमन राइट्स वायलेशंस कम होनी चाहिए थी। 370 पे जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर कह रहे थे, 35A के उसको रिवाइव करने को या उसको दोबारा बहाल करने के ऊपर बात होनी चाहिए थी। स्टेट हुड की बहाली की बात होनी चाहिए थी। लेकिन 24 जून को जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने जो मीटिंग की है कश्मीरी लीडरों के साथ, वो बहुत ही उनका आप कह सकते हैं वेस्टेड इंटरेस्ट के गिर्द घूमती थी इंडिया के। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि जी हमें कश्मीर के अंदर नई हल्का बंदियां करने में आप तावन करें। कोई स्टेटहुड की बाली की उस तरह से बात नहीं हो सकी, दो टोक, और कोई 375 और 370 आर्टिकल की बाली की बात नहीं हुई, कोई पॉलिटिकल प्रोसेस की बाली की बात नहीं हुई। तो ये इसी तरह आप देखिए कि जो 24 जून की मीटिंग है, अगरचे हम डायलाग को बड़ा खुशामदीद कहते हैं, हम समझते हैं कि ये बड़ा बुनियादी चीज़ है, लेकिन वो फिर हिंदुस्तान ने अपने ही लोगों के साथ बात की, और जो लोग उससे इख्तलाफ करते हैं या आज़ादी की बात करते थे या मज़ामत की बात करते थे, उनमें तो मेजॉरिटी अभी सारे जेलों में हैं या घरों में नज़र बंद हैं। हज़ारों की तादाद में ऐसे लोग हैं, सारे जो की लीडर्स हैं, टॉप लीडर्स हैं, वो जेलों में। तो अब ये लोग जब तक रिहा नहीं हो गए, इवन कि आप देखिए मीरवाइज साहब जैसे, जो इनको हम बहुत इत्तेदाल पसंद लीडर दुनिया सारी कहती है, वो उनको भी घर में नज़र बंद रखा हुआ है, वो भी किसी के साथ नहीं बात कर सकते। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें आगे बढ़ने के लिए हिंदुस्तान को चाहिए होगा कि ये एक अच्छा मौका है। पाकिस्तान की लीडरशिप जो है, हमने देखा है कि इमरान खान बार बार कहते हैं कि मैं कॉन्फ्लिक्ट में नहीं, मैं पीस में पार्टनर बनने के लिए तैयार हूँ। पाकिस्तान बार बार ये कह रहा है कि आप एक कदम चलिए, हम 2 कदम चलेंगे। तो ये एक अपॉर्चुनिटी हमारे पास है, हिस्टोरिकल अपॉर्चुनिटी है। मुझे नहीं मालूम कि 1.5 साल के बाद ये अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी, इससे फ़ायदा उठाना चाहिए। मोदी इंडिया के एक बहुत ताकतवर लीडर हैं, लोग उन पर एतमाद करते हैं, उनके पास 2/3 मेजॉरिटी है, वो इस मसले के हल के लिए कदम उठा सकते हैं। पाकिस्तान की लीडरशिप, सिविलियन लीडरशिप, मिलिट्री लीडरशिप, दोनों जो है वो बहुत खुले दिल के साथ कश्मीर पे बातचीत के लिए तैयार हैं। तो ये ऐसे मौके जो है तारीख में बहुत कम आते हैं, इन मौक़ों से फ़ायदा उठाने की ज़रूरत है। सही। जनरल साहब, महबूबा मुफ्ती जो है, उन्होंने जो APC है उसको खुशगवार माहौल के साथ जोड़ दिया, और उन्होंने कहा खुशगवार माहौल में गुफ्तगू हुई, आर्टिकल 370 पर भी गुफ्तगू हुई। उन्होंने कहा कि बातचीत का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा, लेकिन कोई जॉइंट डिक्लेरेशन सामने नहीं आया, कोई बयान सामने नहीं आया। कुछ अंदर की बात बताएं सर। ये महबूबा मुफ्ती जो है वो उनको तो बुला लिया गया, जो हुर्रियत रहनुमा, जो कैद हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो हकीकी रहनुमा हैं, वो उनको इस APC में भी नहीं बुलाया गया। ये असल में APC थी क्या? कुछ समझ आई है सर?
नहीं, मुझे तो इसमें कभी कोई शक नहीं था कि वो कर क्या रहे हैं। मेरे सारे दोस्त मुझसे नाराज हो गए कि तुम अमन के खिलाफ बात कर रहे हो। मोदी साहब ने शायद ये पाकिस्तान ने जिस तरीके से हमारी नेशनल सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस हुई थी उसके बाद उनका ख्याल ये है कि ये उनके जवाब में उन्होंने ये काम किया है और इसे आगे निकलेंगे। और यहाँ तक भी बात हुई कि एक नया आर्टिकल आ जाएगा जो कश्मीरियों को वगैरह वगैरह वगैरह। मुझे इसमें कभी कोई शक नहीं था। हो सकता है मैं सब्जेक्टिव हूँ, लेकिन मुझे इसमें कभी कोई शक नहीं रहा कि भारत के अज़ाइम क्या है और किस तरीके से भारत उनको परसू कर रहा है, उसके लिए कहां कहां तक वो जा रहा है। इसमें नंबर एक देखिए, पहले दिन से इसमें मुझे कोई शक नहीं रहा, लिखा भी मैंने इस पे कि भाई अगर भारत को उनका 5 अगस्त 2019 वाला इक़दाम हजम करने की इजाजत दे दी गई तो नेक्स्ट स्टेप पे भारत उससे आगे आएगा, उससे पीछे नहीं हटेगा। ठीक है। क्योंकि हम भूल जाते हैं कश्मीर भारत को दिया गया था। अब याद रखिए, अगर वो हमारे मुजाहिदीन और लश्कर जो हमारे थे वो इस जो हमारे कश्मीर इस वक्त पाकिस्तान के साथ जिनका इल्हाक है और गिलगित बल्तिस्तान को आजाद ना करवा लेते तो भारत की सरहदें कहां पर होती। भारत उन सरहदों से भी आगे गुजरना चाहता है। उनके लिए पाकिस्तान का होना वो इसको कबूल नहीं कर सकते, ना उसको वो कबूल करेंगे कभी। ठीक है। तो मैं इसमें बड़ा वाज़ेह, इसमें जो मर्जी आप कर लें, जितने मर्जी मुज़ाकरात कर लें। आपको याद है 1962 में पाकिस्तान ने एक को की थी, अमेरिका की बात मान ली थी और उसके बाद भुट्टो जैसा शातिर आदमी भी स्वर्ण सिंह के साथ 6 लंबे दौर हुए उनके बातचीत के, दिया क्या निकला उसका। तो बातचीत अब करें उसके साथ, ऑफ कोर्स करनी चाहिए बातचीत, लेकिन अमन मेरा ख्याल है कि उसके लिए कुछ और लाज़िमात है। उसके लिए पाकिस्तान को, कश्मीरियों को और पाकिस्तान को अपने दोस्तों के साथ मिलकर उस स्टेप को इससे आगे 4 कदम आगे जाना पड़ेगा। 4 कदम आगे जाना पड़ेगा। कहीं जाकर दुनिया और भारत इस बात को तस्लीम करेगी कि खतरा किस कदर ज्यादा है। ठीक है। हाँ, एक हमारी कमजोरी एक और है, ये मैं हो सकता है मैं गलत हूँ, एम्बेसडर बैठे हुए करेक्ट कर सकते हैं, कि हमने हमेशा अमेरिका के साथ या किसी के साथ बातचीत में अपने मफादात उनसे लिंक नहीं किए। अमेरिकन इस सिलसिले में कभी शर्माए नहीं थे, वो शर्म में शर्म नहीं रखते। हमें अपने जो मसाइल हैं जहां पे अमेरिका रोल प्ले कर सकता है, डू मोर कहा जो जाता है, हमारे लिए क्रिटिकल है, उसको लिंक करना चाहिए। क्यों ना करें हम लिंक, बताइए मुझे। बिल्कुल। अफगानिस्तान में अगर वो अमन चाहते हैं, वो चाहते हैं अफगानिस्तान में पाकिस्तान रोल, तो हम भी तो कश्मीर में अमन चाहते हैं। क्यों इसको लिंक नहीं किया साथ इसके? क्यों पाकिस्तान ने नहीं कहा कि ठीक है हम करेंगे, आप पहले कश्मीर का मसला लेके आइए सामने। जब तक आप इस किस्म की डील मेकिंग में नहीं जाएंगे और हम इसी शराफत में बैठे रहेंगे कि हमने उनसे कह दिया, उन्होंने बात कर दी, उससे मसला हल होगा, नो, इट विल नॉट गोइंग टू सॉल्व दैट। अच्छा जनरल साहब, ये बताइएगा, क्योंकि हमने अफगानिस्तान पे भी बात करनी है, आपका जो तज्जिया होता है, मैंने शुरू में भी कहा, इंट्रो में भी कहा कि टू द पॉइंट आप बात करते हैं हमेशा और आप कभी कोई लगी लिपटी बात भी नहीं करते। अफगानिस्तान में आज भी अमरीकी सदर जो है वो अहम अफगानिस्तान के हल से पॉलिसी का ऐलान करने जा रहे हैं। अफगान हुकूमत के कुछ कंसर्न्स भी हैं जिन्होंने अमेरिका तक पहुंचाए हैं। अभी वो दावा भी कर रहे हैं कि जी हमने बहुत सारे सूबे जो तालिबान ने कब्जा कर लिया था जिन पे, उनको हमने छुड़ाने में कामयाब हो गए हैं। तो अफगानिस्तान के अंदर जो ये बेचैनी, बदअमनी की और खाना जंगी के इम्कानात, इसको रोकने के लिए जो इकदामात अब तक किए जा रहे हैं, हौसला अफजा उनको करार दिया जा सकता है, तसल्ली बख्श करार दिया जा सकता है, या कुछ गैर मामूली फैसले अब भी करना बाकी हैं? देखिए, गैर मामूली फैसलों का वक्त है ये। तालिबान एक खास मनसूबाबंदी के तहत आगे बढ़ रहे हैं। वो 2 कदम आगे जाएंगे, 1 कदम पीछे हट जाएंगे। वो जो उनकी गेंस है ना, गेंस ये नहीं कुछ जगह पे कब्जा कर लिया छोड़ दिया, गेंस उनकी ये है कि किस कदर जो अफगान हैं वहां पे वो उनके साथ आकर मिल रहे हैं, वो देखने की बात है। उनके तालिबान भी जब ये बात करते हैं तो वो 1996 में जो उनका तजुर्बा था, उस वक्त तालिबान थे, आज के तालिबान उनसे बेनताब मुख्तलिफ है। ये तो वायदा देखिए, तो उन्होंने कमाल देखे ना, उन्होंने अमेरिका जैसी ताकत को, पूरी नेटो फोर्सेस को ये मजबूर कर दिया कि तालिबान को एक हकीकत के तौर पे तस्लीम करें और एक पॉलिटिकल फोर्स के तौर पे तस्लीम करें। अब अगर आप देखते हैं तो जो अफगानिस्तान के अंदर इस वक्त जो स्ट्रॉन्गेस्ट पॉलिटिकल फोर्स है वो अफगान तालिबान है इस वक्त। तो उनकी मर्जी और मंशा के बगैर वहां पे नंबर 1 तो कुछ हो नहीं सकता। नंबर 2, उन्होंने जो ये बात बार बार की है कि हम मोनोपोली ऑफ पावर में अब यकीन नहीं रखते, हमने ये करके देख लिया, नुकसान उठाया, अफगान का भी नुकसान, अफगानों का भी, अफगानिस्तान का भी, हमारा भी नुकसान हुआ। अब हम चाहते हैं कि ऑल इंक्लूसिव हो और वहां पे हम बैठकर
जो स्टेक होल्डर्स अफगानिस्तान के मिलकर बैठ के बात करें और फैसला करें। उन्होंने ठीक भी है। ऐलान किया है कि हम 1 महीने तक इंशाल्लाह अफगान हुकूमत को एक अमन का पूरा मंसूबा और उसका प्लान पेश कर देंगे इसका, ताकि ठीक है। अमन होता रहे इसमें। ठीक है। हमें एक चीज पे परहेज करनी चाहिए, ये जो हमें बताया जा रहा है ना कि किस तरीके से वो तालिबान ये कर देंगे वो कर देंगे, ऑफ कोर्स खून खराबा होगा क्योंकि तालिबान के भी जख्म है अपने अपने, लेकिन ये आप भूलें कि उन्होंने 1996 से लेके आज तक वो लड़ते भी रहे हैं साथ साथ, और साथ साथ उन्होंने अपने आप को इवॉल्व भी किया है। तो एज ए पोलिटिकल फोर्स भी है। कल ईरान में गए हैं, बात की उन्होंने खान गवर्नमेंट के साथ बैठ के ईरान की सरबराही में। अभी दोहा बिल्कुल टास्क जनरल शुरू साहब, हो चुकी हुई हैं। तज्जिए बड़े गलत साबित हुए और तालिबान के हवाले से ये भी कहा गया कि अब वो पहले वाले तालिबान नहीं है, अब वो तालिबान ऐसा कोई इकदाम नहीं उठाएंगे, अब वो तालिबान ऐसा नहीं करेंगे। तज्जिए बाज़ औक़ात जो होते हैं वो हक़ाइक़ के बरक्स ही साबित होते हैं। ये 2-4 दिन से जो शिद्दत आई है। सईद खालिद साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जो अमरीकी विड्रॉल है उसको नाकामी के साथ जोड़ा जा रहा है। मुख्तलिफ हलकों में ये बातें हो रही हैं, कुछ पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स, कुछ डिफेंस ऑब्जर्वर्स ये कह रहे हैं कि ये जो विड्रॉल है इसमें कुछ ना कुछ हासिल ज़रूर किया अमेरिका ने। मुझे तो नहीं नज़र आया कि क्या हासिल किया अमेरिका ने। बैनुल अक़वामी सतह पर और सिफारती सतह पर इसका क्या इम्पैक्ट होगा? इनके विड्रॉल का नाकामी के साथ होगा, हिकमत अमली के साथ होगा? क्या कोई क्रेडिबिलिटी पर फ़र्क पड़ेगा अमेरिका की? देखें, एक वक्त वो था कि अमरीकी ये कह रहे थे ये 80s में कि हम अफ़गानिस्तान को सोवियत यूनियन का वियतनाम बनाएंगे। चलें, वो एक मरहला था, वो तय हो गया। फिर अमरीकी आए और अब 20 साल के बाद वापस जा रहे हैं, उसी तरह से वापस जा रहे हैं। कोई इसमें इज़्ज़त की बात नहीं है और अकल की सिर्फ बात है कि उन्होंने फाइनली फैसला कर लिया कि इसका कोई आगे नहीं, मतलब ये कहीं नहीं जा रहा है, तो आराम से अपना बस्ता बांधो, बागराम खाली करो, 2 घंटे के बाद अफगानों को बताओ और चुपके से निकल जाओ। और निकल रहे हैं 90% तक हो चुका है काम। जी हाँ, ये कोई मतलब ये कि इसमें लेकिन कंधार जो एयरफील्ड थी सर, वो हवाले करना जो है ये बहुत मतलब हैरान कुन था कि ये भी हो जाएगा, तो सब हो गया। अब तो लेकिन दूसरी तरफ कोई इबाम नहीं है। जो प्रेसिडेंट गनी जो हैं और उनके जो वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, वो कल भी इस किस्म के बयान दे रहे हैं कि तालिबान और उनके जो हवारी हैं उसकी वजह से सारे हालात ख़राब हैं। जी हाँ, बल्कि आज एक बड़ी अहम मुलाकात उनकी हुई, कल बल्कि उनकी एक मुलाकात हुई है और आज भी जो है इसका सिलसिला जारी रहेगा अशरफ गनी और हामिद करज़ई के दरमियान। मैं जिक्र आप यहाँ पे करूँगा कि तालिबान ने कह दिया है कि हम अगले महीने तक हम एक प्लान देंगे। सबसे इम्पोर्टेंट बात इस वक्त ये है, वो बना रहे हैं प्लान, और मुझे लगता ये है कि उसमें इन सब बच्चे जमूरे जो हैं इनको कहेंगे कि तुम जूनियर पार्टनर बन जाओ, नहीं तो दफ़ा हो जाओ यहाँ से। ये वैसे आपकी जो बात है वो बड़ी अहम है। इरशाद महमूद साहब, एक स्पॉइलर है अफ़गानिस्तान के अंदर जो नहीं चाहता कि अफ़गानिस्तान में इस्तेहकाम आए, वो नहीं चाहता कि पीस प्रोसेस आगे बढ़े। वो तालिबान के साथ भी रवाबित बढ़ाने की कोशिश उन्होंने की, उन्हें नाकामी का सामना करना पड़ा। तो अब उस परेशानी के आलम में जो है वो दर दर की ठोकरें खाना भी शायद नसीब, और हिंदुस्तान जो है अब अफ़गानिस्तान के अंदर शायद वो ना कर सके जो वो करना चाहता था। इज़ दैट राइट? क्या इसमें कोई भाम है? देखिए, हिंदुस्तान के लिए तो अफ़गानिस्तान में जो स्पेस थी वो बहुत ही ज़्यादा स्क्वीज़ हो गई है। वो बड़े हाथ पाँव मार रहे हैं, लेकिन ये है कि अभी कोई वहाँ उनके लिए जगह नहीं बन रही। लेकिन मैं 1-2 बातें और कहना चाहता हूँ इसके साथ कि आपने शायद अमेरिका की इंटेलिजेंस की एक रिपोर्ट देखी होगी, वॉल स्ट्रीट जर्नल ने छापी है। उन्होंने ये बात कही है कि अगर अफ़गानिस्तान के अंदर कोई मायदा नहीं हो पाता, कोई सियासी मफाहमत का, जैसे तालिबान ने, जैसे आप बात कर रहे हैं कि एक प्लान भी वो पेश करने वाले हैं, इस तरह की किसी चीज़ पे एग्रीमेंट नहीं होता तो 6 महीने में तालिबान काबिल पे ऊपर कब्जा कर लेंगे। आज के वाशिंगटन पोस्ट ने एक बड़ा डिटेल एडिटोरियल लिखा है। उन्होंने ये बताया है कि वॉल स्ट्रीट जर्नल ने उसकी वजूहात भी बताई थी कि अमेरिका की कौन सी खामियां थी। अभी वो उसने वाशिंगटन पोस्ट ने ये पेशगोई की है कि तालिबान जो है ना एक फातेह के तौर पे इमर्ज हो रहे हैं, लोग उनका साथ दे रहे हैं। इवन ये जो अफ़गान फोर्सेस हैं वो डिमोलराइज हैं। वो इवन उनका ये आलम है कि बहुत सारे ताजिकिस्तान भाग गए हैं बॉर्डर पे बजाय तालिबान के साथ लड़ने के। तो एक ऐसी सिचुएशन है कि वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। खुद वाशिंगटन पोस्ट कहता है कि जी नेबरिंग कंट्री ख़ासतौर पे पाकिस्तान बहुत मुतासर होगा क्योंकि रिफ्यूजीज़ बहुत ज़्यादा आ सकते हैं। तो हमें बहुत अलर्ट रहने की ज़रूरत है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि कोई ना कोई इनके दरमियान कोई मुफाहमत हो जाए, कोई एग्रीमेंट
हो जाए, ताकि एक पॉलिटिकल कोई रास्ता निकल सके इस सारे मसले वो का। पाकिस्तान के हवाले Otherwise से जो है वो आप भी जानते हैं इरशाद महमूद साहब, उसकी बहुत सारी वजूहात हैं, क्रिटिकल भी करार दिया जाएगा, पाकिस्तान को ख़तरा भी करार दिया जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान का तो मौक़िफ़ दो टोक है, एब्सोल्युटली नॉट। देखिए असल बात यह है कि वो सारा मलबा जाके आप पाकिस्तान के ऊपर फेंकते हैं। आपको जैसे हमद करज़ई हमेशा पाकिस्तान बैशिंग करते रहे, अशरफ गनी बैशिंग करते हैं, उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र पाकिस्तान बैशिंग नहीं करते, वो बल्कि पूरे एंटी पाकिस्तान एक शख्सियत है। वो उनका सारा जो मैं चाहता हूँ कि इसको की कंक्लूड हुकूमत कर का लें जो- आप, जनरल साहब ही कंक्लूड करेंगे। जनरल साहब, गुलबदीन हिकमतयार का किरदार, सियासी जिद्दोजहद, ये कहाँ नजर आ रही है आपको इस वक्त? सूरत हाल और गुलबदीन आपको कहाँ नजर आ रहे हैं सर? देखिए, गुलबदीन साहब इस वक्त इतने मंदिर पर नहीं है, और उनकी वो स्टैंडिंग भी नहीं है जो आज से 20-25 साल पहले थी। ये बात भूलिए आप। वो अफगान गवर्नमेंट के साथ बैठ चुके हुए हैं। हाँ, ये जरूर है कि उनके जो अफगान तालिबान के जो सीनियर लोग हैं उनसे ताल्लुकात हैं, और वो एक हद तक वो भी तालिबान की मदद कर सकते हैं और तालिबान के साथ मिलकर बैठ सकते हैं। ठीक है। और इसमें मुझे कोई शक नहीं है कि ये जो अशरफ गनी साहब हैं या करज़ई साहब हैं या अमर साले या दूसरे जो लोग बैठे हुए हैं, उनको अपना मुस्तकबिल बड़ा सामने वाज़े नजर आ रहा है, जी हाँ। और वो पाकिस्तान की बैशिंग करके ही अपने आप को बचा सकते हैं, या कोशिश करते हैं कि भाई शायद पाकिस्तान तालिबान से जाके कहेगा कि इनको कोई हिस्सा दें। तालिबान से बात करना अब इतना आसान नहीं रहा, क्योंकि तालिबान ने बाकायदा जंग लड़के अपने इस पोजीशन तक पहुंचे हैं, और अब बात माननी पड़ेगी उनकी जो बात कर रहे हैं, और उन्होंने अमेरिका जैसी ताकत को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है, तो अब वो सही। इतना आसान भी नहीं रहा उनसे बात करना। बहुत शुक्रिया, और देखिए, बहुत हमारी शुक्रिया चीफ जनरल मिनिस्टर साहब, कतर में बैठे हुए हैं। बहुत शुक्रिया। हम चाहेंगे कि अगले किसी प्रोग्राम में मजीद भी इस पर तफसीलन बात करेंगे, क्योंकि अफगानिस्तान का जो मौजू है वो ज़ेर बहस आता रहेगा और आपको हम जहमत देते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब, इरशाद महमूद साहब और सईद खालिद साहब, आप तीनों हजरात का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।